नमस्कार और स्वागत है डीप डाइव में। आज हमारे पास जो खबरें हैं वो पहली नज़र में शायद बिल्कुल अलग अलग लगें। बिल्कुल। एक तरफ एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, दूसरी तरफ रुपया गिर रहा है और फिर एक सरकारी ऐप पर बवाल। हाँ, और इन सब के साथ सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो हम सब पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। तो आज हमारा काम यही है, इन अलग अलग दिखने वाले धागों को पकड़ना और ये देखना कि इनके पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है। और ये तस्वीर शुरू होती है सीधे एयरपोर्ट से। मतलब इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गईं और एक टिकट की कीमत 1,30,000 रुपए। 1,30,000 हैदराबाद से भोपाल के लिए। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। आखिर हुआ क्या कि सिस्टम इस तरह से चरमरा गया? और यहीं से आज की हमारी बातचीत की थीम शुरू होती है, सिस्टम पर दबाव। जब किसी भी बड़े सिस्टम पर कोई नया नियम आता है या कोई अचानक दबाव पड़ता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। उन्हें बुधवार को लगभग 200 और मंगलवार को 130 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। हाँ, और एयरपोर्ट्स पर जो केओस, जो अफरा तफरी मची होगी, उसकी तो हम कल्पना ही कर सकते हैं। हाँ। लोग घंटों परेशान होते रहे। और इस पूरी गड़बड़ी की जड़ में है पायलटों के लिए बनाए गए नए नियम, ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस वाले नियम हैं। अच्छा, ताकि उन्हें आराम का पूरा मौका मिले। ये तो अच्छी बात है ना। बात तो बहुत अच्छी है और जरूरी भी। एक थका हुआ पायलट हजारों लोगों के लिए खतरा हो सकता है, लेकिन लगता है कि इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन भी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। मतलब उन्होंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। ये जो नए नियम आए, ऐसा ही लगता है। उनके पास शायद उतने बैकअप पायलट थे ही नहीं जो इन नए नियमों के हिसाब से काम कर सकें। और नतीजा ये हुआ कि अचानक पायलटों की कमी हो गई और उन्हें एक झटके में इतनी सारी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। और फिर इकोनॉमी का सीधा सा नियम लागू हो गया। सप्लाई कम, डिमांड उतनी ही, तो कीमतें आसमान छूने लगी। और सचमुच आसमान छू लिया। 1,30,000 का टिकट। ये दिखाता है कि हमारा एविएशन सिस्टम कितना नाजुक है। एक एयरलाइन की प्लानिंग में जरा सी चूक और पूरा सिस्टम हिल गया। और इसकी कीमत उस आम यात्री ने चुकाई जिसे शायद किसी इमरजेंसी में घर पहुंचना हो। बिल्कुल। और ये जो उथल पुथल है, ये सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर हमारी अर्थव्यवस्था में भी कुछ ऐसे ही झटके लग रहे हैं। अब रुपए की बात कर रही हैं। पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 के पार। जी, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। इसका टूटना बाजार में एक तरह की बेचैनी पैदा करता है। लेकिन एक तर्क ये भी तो दिया जाता है कि रुपए का गिरना हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, मेक इन इंडिया के लिए अच्छा है। हाँ, उनका माल विदेशों में सस्ता हो जाता है। आपने बहुत सही सवाल उठाया। ये एक दो-धारी तलवार है। हाँ, कुछ एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म में फायदा जरूर होता है। तो फिर चिंता की बात क्या है? चिंता की बात है इसके पीछे के कारण। एक्सपर्ट्स जो हैं वो 3 बड़ी वजह बता रहे हैं। क्या है वो? एक तो अमेरिका भारत की जो ट्रेड डील है वो अटकी हुई है। दूसरा, विदेशी निवेशक लगातार हमारे शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। और तीसरा ये कि इस बार रिजर्व बैंक ने, मतलब आरबीआई ने, पहले की तरह मार्केट में दखल देकर रुपए को बचाने की कोशिश नहीं की। तो अगर इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि हमारी अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के लिए कितनी संवेदनशील है। मतलब हमारी आर्थिक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं है। और इसका असर तो सीधा हम पर पड़ता है। पेट्रोल से लेकर बाहर पढ़ने वाले बच्चों की फीस तक सब कुछ महंगा हो जाता है। बिल्कुल, ये आर्थिक अनिश्चितता का एक बहुत बड़ा संकेत है। ठीक वैसी ही अनिश्चितता जैसी एयरपोर्ट पर थी। तो एविएशन हो या इकोनॉमी, सिस्टम पर भरोसे का संकट साफ दिख रहा है। और यही भरोसे का संकट हमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी देखने को मिला। हाँ, संचार साथी ऐप वाला मामला वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सरकार ने एक आदेश निकाला कि हर नए स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल होकर आएगा। सरकार का तर्क था कि ये ऐप चोरी हुए फोन को ढूंढने में मदद करेगा, फ्रॉड रोकेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, तो फिर इस पर इतना हंगामा क्यों हुआ? मुझे याद है मुख्य चिंता प्राइवेसी को लेकर थी। सही है? बिल्कुल सही। लोगों का सवाल बहुत सीधा था। सरकार बिना हमारी मर्जी के हमारे फोन में, जो कि हमारी एक बहुत ही पर्सनल डिवाइस है, उसमें अपना ऐप क्यों डालना चाहती है? इसे एक तरह से नीचता पर हमले की तरह देखा गया। हाँ, कि ये मदद के नाम पर कहीं एक तरह का सर्विलेंस टूल तो नहीं बन जाएगा। इंटरनेट पर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने और विपक्षी दलों ने भी इसका जोरदार विरोध किया। और ये दबाव काम कर गया। सरकार को पीछे हटना पड़ा। जी, उन्होंने आदेश वापस ले लिया, लेकिन सरकार ने जो वजह बताई वो भी कम मजेदार नहीं है। क्या कहा उन्होंने? सरकार का कहना था कि क्योंकि आदेश वापस लेने से ठीक एक दिन पहले ही 6 लाख लोगों ने ये ऐप अपनी मर्जी से डाउनलोड कर लिया था,
इसलिए अब इसे अनिवार्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब बात भी रह गई और यू टर्न भी हो गया। लेकिन ये मामला दिखाता है कि डिजिटल इंडिया में अब नागरिक अपने प्राइवेसी को लेकर कितने सजग हो गए हैं। सही बात है। जब लोग आवाज उठाते हैं तो सिस्टम को सुनना पड़ता है। बिल्कुल। वैसे तकीक की बात चली रही है तो एक और खबर है जो थोड़ी हैरान करने वाली है। एक जेटब्लू की फ्लाइट थी, एयरबस A320। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो अचानक बिना पायलट के कुछ किए नीचे की तरफ झुक गया, जिसे अनकमांडेड पिच डाउन इवेंट कहते हैं। और जब इसकी जांच हुई तो वजह क्या निकली? वजह किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी है। पता चला कि विमान का जो एक जरूरी कंप्यूटर है ELAC जिसे कहते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर बग था। ओके। और ये बग अंतरिक्ष से आने वाले सोलर रेडिएशन की वजह से एक्टिवेट हो सकता है। एक मिनट, सूरज की किरणों से प्लेन का कंप्यूटर गड़बड़ा गया, ये कैसे हो सकता है? यूं समझिए कि वो कंप्यूटर एक बहुत ही संवेदनशील कैलकुलेटर है और अंतरिक्ष से आने वाला एक अकेला हाई एनर्जी पार्टिकल आकर उसके किसी एक बटन को दबा देता है और पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। एग्जैक्टली। ये इतना छोटा होता है कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसका समाधान क्या निकाला फिर एयरबस ने? समाधान बहुत प्रैक्टिकल था। उन्होंने दुनिया भर की एयरलाइन से कहा कि इस नए सॉफ्टवेयर को हटाओ और पुराना वाला जो ज्यादा भरोसेमंद है उसे वापस डालो। भारत में भी DGCA ने यही निर्देश दिए हैं। हाँ, एयर इंडिया और इंडिगो को यही निर्देश दिए गए। तो कभी कभी टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट हमेशा ग्रेटेस्ट नहीं होता। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी हाईटेक दुनिया असल में कितनी नाजुक है। बिल्कुल। तो संचार साथी वाले मामले में जनता के दबाव ने सिस्टम को पीछे हटने पर मजबूर किया। लेकिन जब सिस्टम खुद ही लोगों की रक्षा न कर पाए, खासकर वो सिस्टम जो न्याय देने के लिए बना है, तब लोगों के पास सिर्फ अदालत का दरवाजा बचता है। और इस हफ्ते अदालतों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। सबसे पहले वो फैसला जिसने पर्यावरण से जुड़े लोगों को एकदम चौंका दिया है। आप उस एक्सपोस्ट फैक्टो वाले फैसले की बात कर रही हैं? जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक पुराने ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया। आसान भाषा में इसका मतलब था कि अगर किसी ने बिना पर्यावरण की परमिशन लिए कोई फैक्ट्री बना ली तो उसे बाद में रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। यही था ना पुराना फैसला? एकदम सही। और इसे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना गया था। और अब 2.1 के बहुमत से दिए गए नए फैसले में कोर्ट ने कहा है कि कुछ खास मामलों में जनहित को देखते हुए पहले से बन चुके प्रोजेक्ट्स को गिराने से बचाने के लिए काम पूरा होने के बाद भी परमिशन दी जा सकती है। लेकिन बेंच में एक जज ने इसका विरोध भी तो किया था। हाँ, जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने, और उनकी असहमति बहुत मजबूत थी। उन्होंने इसे एक स्पष्ट प्रतिगामी कदम कहा। मतलब 2 कदम पीछे जाने जैसा। बिल्कुल। उन्होंने चेतावनी दी कि ये तो अवैध काम करने वालों को इनाम देने जैसा हुआ। इससे पर्यावरण के कानूनों की नींव ही कमजोर हो जाएगी। तो विकास बनाम पर्यावरण की बहस अब एक नए मोड़ पर आ गई है, और ज्यादा जटिल मोड़ पर। और न्याय के मोर्चे पर एक और मामला है जो दिखाता है कि अच्छे कानून बना देना ही काफी नहीं होता। मैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स की बात कर रहा हूँ। ये हमारे सिस्टम की एक बहुत दुखद हकीकत है। एक NGO ने कोर्ट को बताया कि नियम के हिसाब से हर सर्वाइवर को कम से कम 3 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और मिल कितना रहा है? होता यह है कि उन्हें शुरुआती 1 लाख रुपए तो मिल जाते हैं, पर बाकी की रकम के लिए वो सालों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। और मुफ्त इलाज का क्या? कोर्ट का आदेश तो उसके लिए भी था। हाँ, लेकिन कई बड़े प्राइवेट अस्पताल इन पीड़ितों का मुफ्त इलाज करने से साफ मना कर देते हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। तो क्या अदालत अब कुछ सख्त कदम उठा रही है? हाँ, इस बार कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने नालसा यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को कहा है कि पूरे देश से डेटा इकट्ठा करो, पता लगाने के लिए कि गड़बड़ कहाँ है। जी, क्या राज्यों के पास पैसा नहीं है, या अफसरशाही की लापरवाही है, या फिर सिस्टम में ही कोई बड़ी खामी है। उम्मीद है कि इस बार समस्या की जड़ तक पहुंचा जाएगा और इन सर्वाइवर्स को वो न्याय मिलेगा जिसकी वे हकदार हैं। बिल्कुल। और अंत में न्याय के इसी गलियारे से एक ऐसी कहानी भी आई जो थोड़ी उम्मीद जगाती है। आप उस गर्भवती महिला और उसके बेटे वाले मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, जिन्हें बांग्लादेश निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद केंद्र सरकार उन्हें वापस भारत लाने के लिए तैयार हो गई है। ये एक असाधारण मामला है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में साफ कहा कि ये कदम पूरी तरह से मानवीय आधार पर उठाया जा रहा है और इसे भविष्य के लिए एक मिसाल नहीं समझा जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने ये भी साफ किया। तो क्या यहाँ अदालत ने कानून से ऊपर उठकर एक तरह की मानवीय अपील की जिसे सरकार ने मान लिया? आपने बिल्कुल सही समझा।
ये मामला न्यायपालिका की उस शक्ति को दिखाता है जहां वो कानून की सख्त लकीरों से आगे बढ़कर इंसानियत के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। यहाँ एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की भलाई को हर नियम से ऊपर रखा गया। जी, ये हमें याद दिलाता है कि न्याय का मतलब सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं होते, उसमें संवेदना और करुणा की भी जगह होती है। तो आज हमने देखा कि कैसे हवाई अड्डों पर मची भगदड़ से लेकर हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत तक, एक सरकारी ऐप पर हमारी निजता की लड़ाई से लेकर अंतरिक्ष से आने वाली किरणों के खतरे तक, और अदालतों के बड़े फैसलों से लेकर एक माँ बेटे की छोटी सी कहानी तक, सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सारी कहानियां असल में एक ही बड़ी कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। ये कहानी है उन सिस्टम्स की जिन पर हम भरोसा करते हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा लीगल सिस्टम। और ये सभी सिस्टम्स इस वक्त किसी न किसी तरह के दबाव में हैं। और उनमें दरारें साफ दिख रही हैं। तो इन सब पर बात करने के बाद आखिरी सवाल क्या उभरता है? What does this all really mean? मुझे लगता है कि आज की ये सारी कहानियां मिलकर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। जब विकास और टेक्नोलॉजी की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, तो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हमारे जो सुरक्षा कवच हैं, चाहे वो कानूनी हो, तकनीकी हो या पर्यावरणीय, क्या वो उस रफ्तार का साथ दे पाते हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब ये सुरक्षा कवच, ये सिस्टम्स फेल होते हैं, तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? हमेशा की तरह वही चुकाता है जिसके पास सबसे कम विकल्प होते हैं। वो हवाई अड्डे पर फंसा आम यात्री, वो एसिड अटैक सर्वाइवर जिसे सालों बाद भी न्याय नहीं मिला, या वो समुदाय जिसका पर्यावरण किसी ऐसे प्रोजेक्ट की वजह से खतरे में है जिसे बाद में जनहित में मंजूरी दे दी गई। कीमत हमेशा आम इंसान ही चुकाता है। और शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।